Dear students, yesterday we have studied about the land use pattern in India. We have seen that in which matter the lands are using in different purposes. Now we will study about the permanent pasture. आज हम परमानेंट पास्चर के बारे में पढ़ेंगे. The land under permanent pasture has also decreased. How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land, and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallow land are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years. And if these are included in the net sown area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. आज हम देखेंगे लैंड अंडर परमानेंट पास्चर लैंड. पास्चर लैंड मैंने आपको बताया था कि क्या होता है. पास्चर लैंड ऐसे लैंड जिस पे सैकड़ों वर्षों से मवेशियों को चलाया जाता है, उस पर कोई कल्टीवेशन या अदर इकोनॉमिक वर्क नहीं होता है, सिर्फ वह ग्रेजिंग लैंड के रूप में यूज किया जाता है, यह सैकड़ों वर्षों से. लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि पास्चर लैंड भी दिन प्रतिदिन डिक्रीज हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उसे फूड ग्रेन्स चाहिए और साथ ही साथ इन पॉपुलेशन की नीड्स की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक गुड्स की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इंडस्ट्रीज डेवलप किया जा रहा है. इसी कारण से इस पास्चर लैंड को या तो कल्टीवेटेड लैंड में चेंज किया जा रहा है या फिर उस पे इंडस्ट्री सेटअप किए जा रहे हैं. ऐसी कंडीशन में हमारे कंट्री में जो ह्यूज नंबर्स में कैटल्स हैं, उसको ग्रेज कहाँ पर कराया जाएगा? इसके अतिरिक्त कुछ जो वेस्ट लैंड हैं उसकी कंडीशन बहुत ही पुअर है. उस पर जो कल्टीवेशन करना, जितने उस पर कल्टीवेशन पे खर्च होंगे उतना उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा, इसीलिए कोई उस पर इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है. फिर भी अगर इस वेस्ट लैंड को भी कल्टीवेटेड लैंड में चेंज कर दिया जाए तो हमारे देश में जो नेट सोन एरिया है उसका 54% हो जाएगा. अब जिस गति से हमारे देश में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और जिस प्रकार से क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में काफ़ी गैपिंग है. ऐसे कंडीशन में जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, ग्रेन्स की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन जिस गति से बढ़ रहा है उस गति से क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और यह संभव भी नहीं है. आगे पढ़ेंगे. द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar Island. आप जानते हैं एग्रीकल्चर कहाँ पर किया जाता है, फार्मिंग कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर लैंड फर्टाइल हो, जहाँ के एरिया प्लेन्स हो. हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन ये लाया गया था पंजाब और हरियाणा में, वहाँ पर लैंड काफ़ी फर्टाइल है,
इसलिए पंजाब और हरियाणा में लगभग 80% जो एरिया है, लैंड एरिया है, उस पर कल्टीवेशन किया जाता है। दूसरी ओर जो हिली एरियाज हैं ईस्टर्न इंडिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, ये सारे जो है इस पर 10% लैंड पर ही फार्मिंग की जाती है। तो कितने वेरीज हैं, जहाँ पर पंजाब हरियाणा में 80% लैंड पर फार्मिंग की जाती है, वहीं आपने देखा ईस्टर्न इंडिया में लेस देन 10%, 10% भी नहीं है, 10% से भी कम लैंड पर फार्मिंग वर्क किया जाता है। अब देखें, फाइंड आउट रीजन फॉर द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट्स ऑन एरिया इन दीज स्टेट्स। क्यों, क्या कारण हो सकता है? अब जानते हैं फार्मिंग के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले फर्टाइल प्लेन लैंड्स चाहिए, दूसरे इरिगेशन की सुविधा होनी चाहिए, तीसरे वहाँ पर कल्टीवेशन की सुविधा होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। तो इन हिली एरियाज में कोई भी सुविधा नहीं है। सबसे पहले वहाँ के लैंड ही फर्टाइल नहीं है, रॉकी हैं, जहाँ पर फार्मिंग करना काफ़ी कठिन काम है। फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। आप अंडरलाइन कर लेंगे 33% पे। आपने देखा था रियो दी जेनेरो ब्राज़ील में जो अर्थ समिट हुआ था, उसमें यह किया गया था कि लिस्ट 33% लैंड पर ये फॉरेस्ट होनी चाहिए, लेकिन हमारे कंट्री में 33% से बहुत कम लैंड पर ही फॉरेस्ट बचा है, एज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952। और हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952 में, इसके अंतर्गत भी यह रखा गया था कि कम से कम 33% लैंड पर फॉरेस्ट रहेगा। इट वाज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। द livelihood of millions of people who lived on the fringes of these forests depends upon it। अब है मिलियंस ऑफ पीपल हमारे देश में जो फॉरेस्ट के किनारे रहते हैं, वे अपने सारे एक्टिविटीज़ के लिए इन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses। कुछ ऐसे भी लैंड हैं जो वेस्टलैंड कहा जाता है और वह नॉन एग्रीकल्चरल यूज में काम आता है। नॉन एग्रीकल्चरल यूज में उसमें हाउसिंग हो सकता है, उस पर रोड्स बन सकते हैं, उसमें इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, बट एग्रीकल्चर वर्क में उसका यूज नहीं होता है। Wasteland includes rocky, arid and desert areas and land put to other non-agricultural uses includes settlements, roads, railways, industry, etc। ये लैंड जो है जिस पर कि एग्रीकल्चरल वर्क नहीं होता है, वह लैंड कैसा है? या तो रॉकी है, या एरिड है, या डेजर्ट एरियाज है, जहाँ पर कि फार्मिंग नहीं हो सकती है। तो ऐसे लैंड का यूज किस में किया जा रहा है? नॉन एग्रीकल्चरल यूज में, जैसे सेटलमेंट्स में, यानी घर बना के वहाँ पे बसने में, रहने में, रोड्स के निर्माण में, रेलवेज कंस्ट्रक्शन में और इंडस्ट्रीज के निर्माण में, इस सब में इनका यूज किया जाता है। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। अब क्या है कि जहाँ पर जो फर्टाइल लैंड है उस पर कंटिन्यूसली लगातार हम उस पर एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं और उसको एप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स जो होते हैं, यानी उसकी नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ाने के जो उपाय होते हैं, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं।
उसके कारण क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड अनफर्टाइल होता है। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। इसका जो बुरा प्रभाव है सोसाइटी पे और इन्वायरमेंट पर भी पड़ रहा है। अब आप देखेंगे क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन के, लैंड के अनफर्टाइल होने के क्या कारण हैं। आज जिस गति से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उस गति से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर अपना रहे हैं। जैसे उसमें HYB सीड्स लगा रहे जो यूज करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। अब फर्टिलाइजर्स का भी यूज अंधाधुंध करते हैं। अब वो फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल्स होते हैं उसके कुछ तत्व तो प्लांट्स यूज करते हैं, बाकी रेसिड्यू के रूप में उसमें सालों साल जमा होता है और वही सॉइल को अनफर्टाइल बनाता है। इसके अतिरिक्त पंजाब में आप देखेंगे, पंजाब और हरियाणा में ओवर इरिगेशन के कारण भी वहाँ की लैंड अनफर्टाइल हो रही है। तो डिफरेंट मेजर्स हैं जिसको हम यूज करके पुनः नेचुरली फर्टिलिटी क्षमता उसकी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें इस ओर कंसर्न होना पड़ेगा कि अधिक से अधिक हम नेचुरल प्रोसेस को अपनाकर अधिक से अधिक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। अदरवाइज आने वाले समय में सारे ही लैंड ये अनफर्टाइल हो जाएंगे, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ेगा, फिर इसका सोसाइटी पर बुरा हाल पड़ेगा, यहाँ की इकोनॉमिक क्षमता पर भी बुरा हाल होगा। इसीलिए आज ही हम अलर्ट हो जाएं और मैक्सिमम जो आज मॉडर्न मीन्स ऑफ जो हम ये फार्मिंग अपना रहे हैं, अधिक से अधिक जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, इसके स्थान पर हम गोबर के खाद को यूज करें जिससे कि नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ती है। तो अनेक और उपाय हैं जो कि आगे आपके आएंगे, इसमें डिटेल से दिया गया है। ओके।